चलिए बच्चों, हेलो बच्चों। जैसा कि हमारी टोटल लर्निंग ऐप 2023 से लेकर 2006 तक के प्रश्न पत्रों को आपके एक सीरीज के रूप में ला रही है, उस सीरीज का नाम दिया गया है विजय सीरीज, जिसमें हमने 25-25 क्वेश्चनों का एक खंड बनाया है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चंस को समझाएंगे कि कैसे हम लोग उस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे जवाब देते हैं। और जो भी क्वेश्चन समझाया जाएगा उसकी पीडीएफ रहेगी, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। आप हमारे टोटल लर्निंग टेलीग्राम से जुड़े और वहाँ पे जो आज की पीडीएफ पढ़ाई गई है उसे पीडीएफ में देंगे। और यूट्यूब पे जितना ज़्यादा हो सके इसे व्यूअर करें, शेयर करें, लोगों को भेजें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, ताकि हम लोग और भी मेहनत कर सके। ये इंग्लिश की 2 क्लास दूसरी क्लास हो रही है, जिसमें हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चन इज दैट द फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है वो क्वेश्चन है कि क्वेश्चंस को देखिए, पढ़िए। कहता है क्या, क्वेश्चंस क्या कहता है कि विच वर्ब हैज द सेम फॉर्म इन प्रेजेंट पास्ट एंड पार्टिसिपल। यानी देखिए, कोई भी वर्ब होता है, आप देखते होंगे उसका रूप जो देखते होंगे, ये 5 फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3 V4 और V5, ये 5 फॉर्म होते हैं। V1 को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट बोलते हैं। V2 जो होता है ये आपका क्या होता है, पास्ट होता है। V3 जो होता है ये क्या होता है आपका, पास्ट पार्टिसिपल। समझ में आ रहा है बच्चों, है ना, पास्ट पार्टिसिपल, क्लियर है। और V4 को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं और V5 भी प्रेजेंट ही कहलाता है। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि विच वर्ब हैज द सेम फॉर्म इन प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। यानी कौन सा इसमें वर्ब है जो प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है और पास्ट पार्टिसिपल में भी है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका जो क्लियर है, तो देखेंगे अब जैसे टेल है तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। स्पील है तो इसका पास्ट या तो स्पिल्ट कर सकते हैं या स्पिल्ट कर सकते हैं। तो देखो ये सब बदल रहा है, एक रूप में नहीं रह रहा है। और आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इन चारों में वर्ब है जिसका भी प्रेजेंट भी, पास्ट भी, पास्ट पार्टिसिपल तीनों सेम है। तो हिट का प्रेजेंट भी, पास्ट भी और पास्ट पार्टिसिपल तीनों सेम होता है, इसलिए पहले का आंसर आपका क्या हो गया, बी आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों। दूसरा जो आंसर आपके सामने है, पूछ रहा विच इज द इनकरेक्टली स्पेल वर्ड। बताइए कि इसमें से कौन सा वर्ड जो है वो इनकरेक्टली है। यानी इसमें एक चीज याद रखिए, 2018 की क्वेश्चंस पूछी गई है, इसमें करेक्ट नहीं चुनना है, इसमें इनकरेक्टली चुनना है। तो देखिए इसमें एक वर्ड है क्वाइट, है ना। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी टाइप मिस्टेक है ना। एक जो यहाँ पे था क्वेश्चन में आपका इस तरह से था, एक QUITE और एक हो गया आपका QUIET, है ना। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो यहाँ पे जो है इस क्वाइट का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से क्विट, और इसका मतलब होता है विश्राम। इसका मतलब क्या होता है, रिकमेंड, सिफारिश। अब यहाँ पे ये सब प्रोनाउंसिएशंस देखिएगा, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार वर्ड पावर समझते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं रिकमेंड, तो रिकमेंड जो है ना, इसका स्पेलिंग सही है। उसी तरह क्विट कहते हैं, क्विट QUITE। उसी तरह से क्वाइट QUIET। और इसको क्या पता है, प्रेस्क्रिप्शन। और यहाँ पे देखिए गलत है, आई नहीं ई होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे यानी आपका आंसर जो होगा, जिसका प्रेस्क्रिप्शन का मतलब होता है नुस्खा, और इसलिए दूसरा का जो आंसर होगा 2 नंबर क्वेश्चन का, वो आंसर क्या हो जाएगा आपका, शी हो जाएगा। क्लियर है बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही है, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, द करेक्ट एंथोनिज्म फॉर इन्वेक्टिव। कह रहा है इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि आपको इन्वेक्टिव का एंटोनिज्म बताना है। इन्वेक्टिव का एंटोनिज्म, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने बोला था कि कुछ वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे सिनोनिज्म और एंटोनिज्म के लिए, समझ में आ रही है। तो इन्वेक्टिव मतलब या तो अपवाद कह दो या गाली गलौज कह दो, दोनों अर्थ हो सकता है।
तो ये एंटो पूछ रहा है, तो एंटो तो साइनो पूछता कि सिनोनिज्म होता तो साइनो कहते तो ये आंसर हो जाता, क्योंकि इन्वेक्टिव का मतलब ही होता है व्यूज, तो सिनोनिज्म पूछता तो अब्यूज हो जाता। उसी तरह से कमेंडेशन, तो इसका मतलब हम लोग अगर याद रहेगा तो ध्यान रखेंगे सिफारिश करना, ठीक है। उसी तरह से प्लीजेंट, मनमोहक, आनंदित, है ना, मैत्रीपूर्ण। तो यहाँ पे अगर हम इसका एंटो देखेंगे तो कोई चीज अपवाद है तो यानी वो आनंदित होगा, मनमोहक होगा, है ना, मैत्रीपूर्ण तो नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर, इन्वेक्टिव का आंसर हम लोग क्या डाल सकते हैं, प्लीजेंट डाल सकते हैं। इन्वेक्टिव का आंसर हम लोग क्या डाल सकते हैं, प्लीजेंट डाल सकते हैं। बात समझ में आई? ये क्या करना होगा बच्चों, आपको याद करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें कुछ कुछ चीजें जो सैनो एंटो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, ये समझ में आ गई? अब देखते हैं 4 नंबर। ये देखिए, ए मैड टी पार्टी, देखो ये हम हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये आपके बुक से लिया जाता है। ए मैड टी पार्टी, है ना, ये इससे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। 2017 में भी, आगे देखिएगा 2016 15 ऐसे करके में भी इसका क्वेश्चन आता है। इसमें एल आई सी जो है एक, ठीक है, कैरेक्टर है। तो कहा जाता है कि ए मैड टी पार्टी इज टेकन फ्रॉम, तो आखिर कोई किताब होगा उसी से ये लिया गया होगा। यानी ये मैड टी पार्टी किससे ली गई है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मैड टी पार्टी में किसकी चर्चा की गई। आप जैसे देखो, अरे ये आंसर कर दिया कि विजन 4 जो है वो किसका लिखा हुआ है, APJ अब्दुल कलाम का। और ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, तो ये आपको जब सिलेबस पढ़िएगा ए मैड टी पार्टी, यानी इस किताब का अलाइस इन वंडरलैंड, इसमें आपको इसकी चर्चा मिलेगी। और इसलिए इस 4 का आंसर जो होगा ए होगा, क्योंकि इस ए मैड टी पार्टी की चर्चा ना तो विजन फॉर 2020 में की गई है, ना ट्रस्ट विद डेस्टिनी में की गई है, द नेकलेस में नहीं की गई है। और आपके एग्जाम में याद रखना, ये दो जो है आपके एग्जाम में अक्सर इससे पूछा जाता है, एलिस इन वंडरलैंड से और द नेकलेस से। ये दो वर्ड जो आपके सामने दिख रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। यानी ये मैड टी पार्टी किससे लिया गया, एलिस इन वंडरलैंड से लिया गया। समझ में आ गया बच्चों? यानी यहाँ पे ये टेकन फ्रॉम, ये मैड टी पार्टी कहाँ से लिया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि इन द ब्रीज इज अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस इज व्हाट, कहता है इन द ब्रीज इज अक्रॉस द रिवर। यानी यहाँ पे इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस है कि द ब्रीज इज अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस का मतलब समझते हो, इस पार से उस पार। तो पूछ रहा है कि बताइए अक्रॉस क्या है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, कि वर्ब है, कि एग्जेक्टिव है। कैसे पहचानेंगे, याद रख लेना। तो कहा जाता है क्या कि जनरली एडवर्ब क्या किसको कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं टू शो द वर्ब, जो टू शो अबाउट या शो अबाउट द वर्ब, वर्ब के बारे में शो करता हो, तो ये एडवर्ब कहलाता है। वर्ब किसे कहते हैं, एक्शन को। प्री एग्जेक्टिव किसको कहते हैं, क्वालिटी को। और प्रीपोजिशन किसको कहते हैं, टू शो द स्टेटस ऑफ, टू शो द स्टेटस ऑफ नाउन, नाउन की अवस्था को दर्शाए। यानी यहाँ पे ब्रिज को, अवस्था को दर्शा रहा है। तो डेफिनेटली ये क्रिया नहीं है, अक्रॉस कोई काम करने का बोध तो नहीं आ रहा है, किसी विशेषता को नहीं बता रहा है, और ना ही ये किसी क्रिया के बारे में बोल रहा है। ये क्या कर रहा है, किसी संज्ञा की अवस्था को बता रहा है। और इसलिए अक्रॉस यहाँ पे क्या कहला जाएगा, आपका प्रीपोजिशन कहला जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है यहाँ पे कि अक्रॉस आपका प्रीपोजिशन क्यों कहलाया, क्योंकि ये ब्रिज की अवस्था को नदी के ऊपर दिखा रहा है, और इसलिए यहाँ पे अक्रॉस एक प्रीपोजिशन कहलाएगा। जैसा कि हिंदी में भी हम लोग संबोधन बोधक पढ़ते हैं, उसी तरह इंग्लिश में हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट अ सिनोनिज्म ऑफ सब्सिक्वेंट। ये ध्यान दो,
क्वेश्चंस ऐसा ही आएगा। ये 2015 का क्वेश्चन है कि बताइए इसमें जो सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है। फिर भी देखिए, फिर ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आ गया बच्चों कि सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, ये कैसे जानेंगे। सब्सिक्वेंट मतलब होता है बाद में। तो कहता है कि बताइए कि इन चारों में से कोई ऐसा है, इन चारों में से कोई ऐसा है जो, यहाँ देखो इसको जरूर ध्यान देना। ये नहीं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं हड़बड़ में, क्या करते हैं गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं, वो पढ़ लेते हैं विच इज अ सिनोनिज्म ऑफ सब्सिक्वेंट, तो पता चलेगा कि वो इस गड़बड़ा गया। क्योंकि यहाँ तो पूछ रहा है कि सब्सिक्वेंट का समनार्थ शब्द नहीं है वो बताइए, सब्सिक्वेंट का समनार्थ शब्द नहीं है वो बताइए, उसको जानना जरूरी है। तो इस चीज को जरूर पढ़िएगा, ये नोट बहुत बड़ा काम कर रहा है। यानी अगर आप गलती से भी इस नोट को छोड़ देते हैं तो फिर आपका जवाब गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है के बाद भी कर सकते हो या जारी भी कर सकते हो, सब्सिक्वेंट है। तो देखोगे इसमें फॉलोइंग भी होता है, आफ्टर भी और नेक्स्ट भी, ये तीनों इसके सिनोनिज्म के रूप में चलते हैं। और प्रोबेबल मतलब क्या होता है, शायद, और इसलिए ये इस अर्थ को तो नहीं देगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों में से बताइए कौन सा शब्द है ना सब्सिक्वेंट का सिनोनिज्म नहीं है। तो आंसर मेरा क्या आंसर हो गया, शी आंसर हो गया कि कौन सा शब्द है ना सब्सिक्वेंट का सिनोनिज्म नहीं है, ये आपको जवाब देना है। और इसलिए आंसर आपका इसमें 6 का सी हो गया, प्रोबेबल। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ गई 6 नंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर कहता है कि विच इज एन एंटोनिज्म ऑफ विकेट। विकेट, यहाँ भी वही बात है, एंटोनिज्म यानी विपरीतार्थक शब्द। ये सबको पता होगा कि विकेट वर्ड तो सब बचपन से याद करते आ रहे हैं कि WICKED को हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखो विकेट मतलब क्या होता है, दुष्ट, दुष्ट, है ना। तो इसका उल्टा बताना है, इसका क्या करना है आपको, उल्टा एंटोनिज्म बताना है। बात समझ में आ रही, इसकी उल्टा यानी विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो देखो अपराइट मतलब तो ऐसे खड़ा होता है, रियल अर्थ, लेकिन इसके अलावा इसका अर्थ सीधा भी होता है। ठीक है, इसका अर्थ एग्जेक्टिव के रूप में अपराइट का सीधा भी होता है। यंग मतलब युवा, यंग मतलब क्या होता है, यूथ से बोलते हैं, युवा कहते हो, यंग कहते हो, जवान कहते हो। बात समझ में आ रही है। यंग का मतलब क्या होता है, युवा हो गया, समझ में आ रही बच्चा। उसके बाद देखो नॉर्मल, नॉर्मल मतलब साधारण या सरल भी दे सकते हो। और केयरफुल, केयरफुल मतलब आप समझते ही होंगे, बात समझ में आ रही है। केयरफुल जो होता है आपका, आप इस वर्ड से भी पता चल सकता है आपका कि केयरफुल जो आप कहते हो, जैसे कोई गिर गया तो कहते हो अरे भैया केयरफुल्ली तो चलो, चलते हो तो ध्यान तो दो। तो देखो केयरफुल मतलब क्या होता है, सावधान हो, सावधानी से या सावधान रूप में। तो अब बताइए कि दुष्ट का क्या होगा आंसर, युवा तो नहीं होगा, दुष्ट का नॉर्मल तो नहीं होगा। तो अपराइट का एक और वर्ड जो होता है, ये सीधा के सेंस में हम कर सकते हैं और एग्जेक्टिव के रूप में ले सकते हैं। और इसलिए इस 7 का आंसर को हम ए कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल तो कर सकते नहीं है। बात समझ में आ रही है। क्योंकि देखोगे नॉर्मल वर्ड्स किस में यूज करते हैं हम लोग, है ना, सामान्य रूप में, साधारण रूप में। तो दुष्ट का, अगर कोई व्यक्ति दुष्ट है तो उसके लिए अपोजिट क्या लाएंगे, दुष्ट का सीधापन, दुष्टपन का सीधापन। तो इसलिए मोर अप्रोप्रिएट हम ए को दे सकते हैं और इसलिए हमारा आंसर 7 का ए होगा। क्लियर है बच्चों। 8 नंबर देखो, ये सब तो याद करना है। इसमें पूछ रहा है कि एक्वा, एक्वा जो है ना, ये लैटिन वर्ड है। ये एक्वा एक लैटिन वर्ड है, कुछ कह ही रहा है देखो इसमें कि एक्वा लैटिन ओरिजिन मीन्स, जो लैटिन वर्ड एक्वा है इसका मतलब क्या होगा, एक्वा का मतलब क्या होगा, ये समझना है कि एक्वा जो वर्ड है इसका मतलब क्या होगा, मीन्स कह रहा है। तो देखो एक्वागार्ड, एक्वागार्ड क्यों पढ़ा, एक्वागार्ड एक्वा वर्ड से लिया। तो एक्वागार्ड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, एक्वागार्ड बताओ जल्दी। तो एक्वागार्ड हम लोग पानी वाला जो नहीं है एक्वागार्ड का यूज़ करते हैं ना, इसलिए एक्वा का आंसर 8 का जो आंसर होगा
वो आपका क्या हो जाएगा, है ना, वाटर होगा। ऐसे फायर का लैटिन वर्ड इग्निस होता है। अगर कभी क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में कि इग्निस ऑफ IGNIS इग्निस ऑफ लैटिन मीन्स, लैटिन ओरिजिन मीन्स क्या होगा, है ना, लैटिन ओरिजिन मीन्स क्या होगा, तो हम वहां पे क्या करेंगे, फायर देंगे। उसी तरह से कैलम होता है स्काई का, और एसिडम होता है एसिड का। एसिडम होता है आपका एसिड का। बात समझ में आ रही है बच्चों? एसिडम जो होता है वो आपका क्या कहा गया, द वर्ड एक्वा ऑफ लैटिन ओरिजिन मीन्स क्या होता है, एक्वा का अर्थ होता है वाटर। अगर इग्निस लैटिन वर्ड आ गया तो इसका अर्थ होता है फायर। कैलम का लैटिन वर्ड आ गया तो इसका अर्थ होता है स्काई। और एसिडम का लैटिन अर्थ आ गया तो क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई? समझ में आ गई? कल के डेट में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसे जरूर याद कर लीजिए। कल के डेट में अगर इसी पैटर्न के आधार पे क्वेश्चन पूछा तो ये जरूर पूछेगा कि द वर्ड, कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि द वर्ड, है ना, इनिस ऐसे करके डाल देगा ऑफ लैटिन ऑरिजिन मीन्स। तो आपको याद रखना होगा कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो आपको याद रहेगा कि इंग्लिश का अर्थ क्या होता है, तो फायर याद होता है। समझ में आ गया बच्चों? एकदम याद रहेगा, क्लियर है? उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अराइव, विच वन मीन्स अराइव। सबसे पहले तो जानो कि अराइव का मतलब क्या होता है। तो अराइव का मतलब होता है पहुंचना। अराइव का मतलब क्या होता है, पहुंचना। क्लियर है? यहाँ तक तो समझ में आ रही है कि अराइव का मतलब जो हमारा क्या होता है, अराइव का मतलब जो होता है पहुंचना। अब कहता है कि बताइए इन चारों में से किसका मतलब पहुंचना होगा। यानी इन चारों में से कोई एक वर्ड ऐसा होगा, इन चारों में से कोई वर्ड ऐसा होगा, है ना, जो आपको बताएगा कि उसका भी अर्थ एक ही होना चाहिए, पहुंचना होना चाहिए। क्लियर है? जैसे आपके सामने देख रहे होगे टर्न ओवर है, उसके बाद टर्न अप है, टर्न इन है, टर्न ऑफ है। बात समझ में आ गया? तो आप देखोगे टर्न ओवर, टर्न ओवर मतलब क्या होता है, टर्न ओवर करते हैं ना, देखते होगे बिजनेस में पैसों का लेन देन जो होता है ना, आप देखते होगे क्या कि टर्न ओवर करते हैं, यानी एक दिया तो फिर हम उसको दिए। तो टर्न ओवर करना यानी लेन देन करना, या पलट देना या लेन देन करना। टर्न ओवर का दोनों आ सकता है, या लेन देन करना, टर्न ओवर करना। बात समझ में आ रही है? तो देखो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि टर्न ओवर क्या होता है। टर्न ओवर मतलब क्या, पलट देना या लेन देन करना। समझ में आ रहा है? उसी तरह से टर्न अप, ये भी बताओ। देखो टर्न अप यानी टर्न अप जो होता है, बात समझ में आ रही है? तो टर्न अप मतलब क्या हो जाएगा, आपका पहुंचना। देखो आंसर मिल गया ना, टर्न अप। तो टर्न अप मतलब पहुंचना। लो यही आंसर आपका आ गया, टर्न अप। विच वन मीन्स अराइव, यानी टर्न अप जो आ गया तो डिफिनेट है आपका बी आंसर हो गया ना, क्योंकि टर्न अप का मतलब भी क्या होता है, पहुंचना। अब बाकी बचा ये दोनों, जरा इन दोनों को देख लें। टर्न इन, इसका मतलब होता है लौटाना। क्लियर है? बात समझ में आ गया कि टर्न इन का जो मतलब होता है लौटाना, या टर्न ऑफ जो होता है इसका मतलब होता है बंद करना। ऑफ का प्रयोग ऐसे भी हम लोग देखते होंगे, ऑफ का प्रयोग ज़्यादातर हम लोग क्लोज सेंस में करते हैं, जैसे स्विच ऑफ, SWITCH, स्विच OFF। तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच मीन्स अराइव। अराइव मतलब होता है पहुंचना, तो पहुंचना का इंग्लिश मतलब कह रहा है कि इन चारों में से कौन है। तो हम जानते हैं कि टर्न अप का मतलब पहुंचना होता है, और इसलिए इसका आंसर जो 9 का आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब देखिए 10 नंबर, है ना। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहता है इडियम एंड फ्रेजेस दिया है। क्या इडियम एंड फ्रेजेस दिया है, डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस। इसमें जो क्वेश्चन दिया है आर्म्ड, है ना,
डाई इन हार्नेस। इसमें 4 क्वेश्चंस आपके सामने दिया गया। कहता है क्या, इन द आर्म फोर्स, ये नहीं है फुल स्टॉप, इन द आर्म फोर्स इट इज कंसिडर्ड अ ग्रेट प्रिविलेज टू डाई इन हार्नेस। मतलब कहता है कि बताइए इसमें इसका अर्थ क्या होगा। ये डिमेन फ्रेज है। तो डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि काम करते हुए, एक्टिव वर्किंग, डाई इन एक्टिव वर्किंग, मतलब काम करते करते मर जाना। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है क्या, डाई इन स्टिल वर्किंग, डाई स्टिल वर्किंग। यानी इन चारों में से कौन अर्थ दिखा रहा है, डायल वाइल स्टिल वर्किंग। यानी इसका अर्थ कौन हुआ हमारा, इसका मतलब है डायल वाइल स्टिल वर्किंग, यानी काम करने के दौरान मृत्यु हो जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं डाई वाइल स्टिल वर्किंग। और इसका अर्थ पूछ रहा है, देखो कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी डाई इन हार्नेस का इन चारों में से क्या अर्थ होता है ना। तो इन चारों में से आंसर क्या हो जाएगा, डाई वाइल स्टिल वर्किंग। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब जो देखो, विच वन इज इनकरेक्ट, विच वन इज इनकरेक्ट, क्वेश्चन नंबर कहता है, इसमें आप समझ में आ रहा होगा, है ना। इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि बताइए इन चारों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस है जो आपका गलत है, कौन सा सेंटेंस जो है आपका गलत है। इनकरेक्ट पूछ रहा, करेक्ट नहीं। तो देखो सबसे पहले देखेंगे इसमें, बाकी सब तो चेक करें। कहता है देखो ही के साथ वाज लगा, ये कन्फाइंड किया गया वॉइस है टू द सेल, सेल खास हो गया इसलिए द लगा, इसलिए यहाँ से कैसे पकड़े। ही अपने साथ क्या लेता है, वाज। पैसिव वॉइस में आओगे तो इसके साथ क्या लगेगा, भी थर्ड। कन्फाइंड किया गया, कन्फाइंड अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेता है, और सेल खास हो गया किसके लिए, ही के लिए, इसलिए अपने साथ क्या लेगा, द लेगा। यानी इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं। उसी तरह देखो दिस भी सही है, दिस के साथ इज आया। द न्यू एडिशन ऑफ द बुक, यानी नाउन प्लस ऑफ प्लस बुक, बुक भी खास हो गया द, इसलिए दोनों में द लगा। किसी एक में द नहीं लगा रहता तो वो भी सेंटेंस गलत हो जाती। मेनी बुक्स, देखो मेनी के साथ प्लुरल नाउन आया, अगर एस नहीं लगा रहता तो गलत माना जाता। अब जब मेरा सब्जेक्ट प्लुरल है तो क्या हो गया, हैव भी सही है, हैव बीन है। अब इसके साथ भी थर्ड यानी पैसिव वॉइस, टू द एडेड टू यानी लाइब्रेरी से जोड़ा गया, तो ऐड के साथ यहाँ जोड़ने के क्रम में आ रहा है मोशन सेंस में, तो टू लगा। तो यानी डेफिनेटली ये मेरा तीनों सेंटेंस क्या है, सही है। गलती क्या है, देखो द पेंटर पेंटेड, यहाँ तक तो सही है। द, देखो ये 2 वर्ड में एक गलती है, एक होता है कैनवास और एक होता है कैनवाश। ये 2 तरह का वर्ड होता है, ये 2 तरह का वर्ड होता है, इसका मतलब और इसका मतलब में अंतर होता है। बात समझ में आ रही, इसका मतलब होता है चित्रपट, इसका मतलब क्या होता है, चित्रपट, और इसका मतलब क्या होता है, प्रचार करना। अब बताओ पेंटर पेंट करेगा तो किस पे करेगा, पेंटर जो पेंट करेगा वो किस पे करेगा, वो चित्रपट पे ही ना करेगा। तो डिफरेंट है, यहाँ पे इसका जो प्रयोग है वो गलत है, और गलत होने के कारण हमारा आंसर ये सही है। क्योंकि 11 का क्या आंसर होगा, ए। क्योंकि वो क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट, कि बताइए इन दिए गए चारों वाक्यों में से कौन सा वाक्य गलत है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, एलिगेंट। एलिगेंट का जो क्वेश्चन है जो हमारे सामने है कि एलिगेंट का मतलब क्या होता है ना। यहाँ पे इसका अर्थ को आपको क्या करना है बच्चों, बनाना है कि एलिगेंट मतलब क्या होता है ना। तो देखो सबसे पहले इसको तो याद करना पड़ेगा, इसका मतलब होता है एलिगेंट मतलब सुंदर, स्वादिष्ट, कुछ भी दे दो। तो एलिगेंट का मतलब सुंदर भी दे दो, स्वादिष्ट भी दे दो, सारा चीज़ हो जाएगा। एलिगेंट मतलब मनमोहक भी दे सकते हो, एलिगेंट है, कहीं पे भी इसका यूज़ करते हैं। तो आपके एग्जाम में जो होता है, कहता है कि डज नॉट मीन, है ना। तो डज नॉट मीन यानी कहता है कि इन चारों में से, चारों शब्द में से कोई एक ऐसा शब्द है जो
इसके अनुसार अर्थ को नहीं रखता है, जो इसके अनुसार क्या करता है, अर्थ को नहीं रखता है। चारों शब्द में से कोई एक ऐसा है जो अर्थ को नहीं रखता है, यानी यही क्वेश्चन है। तो देखिए, रिफाइन भी कहोगे तो स्वादिष्ट, रिफाइन छना हुआ मतलब क्लीन। ग्रेसफुल भी कहोगे बहुत अच्छा। उसी तरह टेस्टफुल भी आ गया। ये तीनों क्या है, इससे अर्थ रखता है। लेकिन ये एलिवेटेड मतलब उन्नत, तो ये अर्थ अलग रखता है, और इसलिए इसका आंसर 12 का आंसर जो होगा 12 का, वो क्या हो जाएगा आपका, 12 का आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे ये जरूर, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये नॉट जरूर देखिएगा, नॉट, क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछ रहा है नहीं। क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपका पूछ रहा है क्या, नहीं। एलिगेंट मतलब डज नॉट मीन पूछ रहा है, यानी बताइए कि इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट देखते हैं वो है कि द स्पीच रेफर। ये बेटा देखो, ये 12th है, ये 12th के क्लास है। बिहार बोर्ड की एक बुक थी, ये बिहार बोर्ड में 12th में, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम, इसको मार्टिन लूथर किंग ने लिखा था। मार्टिन लूथर किंग, जूनियर, सीनियर है, जूनियर मार्टिन लूथर किंग ने लिखा था। तो इसमें आई हैव अ ड्रीम जो कहा गया, इसमें अमेरिका में काले लोगों को, काले लोगों के बीच, अमेरिका के ही लोगों में जो काले लोग होते थे उसको अश्वेत या निग्रो कहा जाता था। तो आई हैव अ ड्रीम में क्या हुआ, अमेरिका में गोरे और कालों के बीच में भेद होता था। तो बता, पूछा गया कि जो स्पीच दिया मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, वो आई हैव अ ड्रीम दिया, वो किससे रिलेटेड है। तो कहा गया कि अमेरिका में गोरे और कालों के बीच में, तो ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण है ना, वैश्वीकरण से रिलेटेड। रैशियल, रैशियल डिस्टिंक्शन यानी नस्लीय विभेद, नस्ल का अंतर, नस्ल मतलब गोरा काला। तो देखो यहाँ आई हैव अ ड्रीम गोरे कालों से ही था, इसलिए इसका आंसर 13 का जो आंसर है, 13 का जो आंसर है बच्चा, ये आपका क्या हो गया, नस्लीय विभेद, और इसलिए इसका आंसर हो गया बी। क्योंकि इकोनॉमी और गरीबी, तो पॉवर्टी मतलब क्या होता है बच्चे, गरीबी, गरीबी, समझे बेटा, गरीबी। जबकि आई हैव अ ड्रीम किस लिए लिखा गया था, गोरे और कालों के बीच में अंतर हो रहा था, कहाँ, अमेरिका में, है ना, गोरे और कालों के बीच में अमेरिका में अंतर हो रहा था, यानी नस्ल का अंतर हो रहा था, और इसलिए इसका आंसर होगा रैशियल डिस्टिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, है ना, जो नस्लीय विभेद हुआ था वही इसमें दिखाया गया। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई यहाँ तक, जो नस्लीय विभेद हुआ था। क्लियर है यहाँ तक, 13 नंबर क्वेश्चन का समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कार्ड। फिर साइनो आया। आपके एग्जाम में याद रखना, सिनोनिज्म और एंथोनिज्म पूछेगा ही पूछेगा, एकदम याद रखिएगा। आपके में सिनोनिज्म एंटोनिज्म है ना, जरूर पूछेगा। बात समझ में आ रही है। इसलिए कुछ कुछ सैनो और कुछ कुछ एंटो आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है। सबसे पहले डिस्कार्ड मतलब क्या होता है, अलग होता है, बहुत सारा है, विविध होता है, रद्दी होता है, रद्दी चीज, बेकार चीज, यूजलेस भी कह सकते हो। डिस्कार्ड मतलब एक यूजलेस फलों के रूप में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो देखोगे, जब हम यहाँ देखते हैं, है ना, डाइवर्स का मतलब विविध होता है, बेकार होता है। वेरी का मतलब क्या होता है, देख रहे हो, सजग होता है ना। बात समझ में आ रही है बात। यानी आपका जो रिवील आपका जो है ना, यहाँ 2 बार छप गया है रिवील, इसका मतलब दिखना होता है, यानी प्रस्तुत होना होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताइए तो डिस्कार्ड का समानार्थिक शब्द कौन है। तो देखिए, इन तीनों में से कौन सा अर्थ एक जैसा दिख रहा है, तो डेफिनेट है मेरा डाइवर्स और डिस्कार्ड दोनों एक जैसा। डाइवर्ज, डाइवर्ज कर देना, अलग, विविध कर देना, और डिस्कार्ड का भी मतलब अलग कर देना। तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या लग रहा है, बी आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है वेयर वाज, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बॉयहुड वाज स्पेंट। अब इस क्वेश्चन को समझो,
कहता है कि वेयर वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सबसे पहले तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में जानिए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है थे कौन। तो इन्होंने पेंसिलिन का डिस्कवर किया। पेंसिलिन जो बीमारी में संक्रमण में बचाने के लिए दवा है, उसका इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। बॉयहुड का मतलब क्या होता है? बचपन, यानी बचपन में, बचपन उन्होंने, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का बचपन कहाँ स्पेंड हुआ था? तो वो रहने वाले थे स्कॉटलैंड के, यानी उनकी जन्म हुई थी स्कॉटलैंड में। बाद में वो लंदन चले गए थे, यानी बचपन में वो कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। और इसलिए हमारा उनका बचपन कहाँ बीता? स्कॉटलैंड में। और इसलिए इसका आंसर हो गया बी। समझ में आ गया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे ना, वो उन्होंने जाने जाते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज नोन, है ना, नोन फॉर द डिस्कवर ऑफ पेंसिलिन। समझ में आया बात? पेंसिलिन मलहम भी यूज करते हैं हम लोग ना, तो उसी के डिस्कवर के रूप में इनको जाना जाता है। ये रहने वाले थे स्कॉटलैंड के, लेकिन किसी कारणवश, ये आपको पढ़ाया जाएगा आगे भी, एक इससे क्वेश्चन रिलेटेड है, तो किसी कारणवश अपने भाई बहनों को लेकर ये सीधे लंदन चले गए और वहीं पे इनकी, ये स्कॉटलैंड के ग्रामीण क्षेत्र में रहा करते थे। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके सामने, बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है, चारों एक शब्द है, आप देख रहे होंगे कि चारों जो आपको दिख रहा होगा, ये चारों आपको एक शब्द दिख रहे होंगे, है ना? चारों में एक शब्द दिख रहे होंगे। अब बताइए कि इसमें से कौन सा है, कैसे पकड़ेंगे? देखो, अपीयरेंस, है ना, इसमें क्या किया गया है कि दो वर्ड को टाइप सही कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, ये यहाँ पे आपका क्या हो गया है? मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, EARAN, तो क्या होता है जब कंप्यूटर पे टाइप होगी तो वो हो जाते हैं, तो इसलिए आंसर इसमें, इसमें से एक वर्ड को इरेज कर दो तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शी, अपेयंस। अपेयंस मतलब बाह्यकृतियाँ भी होती हैं, है ना? बात समझ में आया? करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा, कहता है कि आर्टिकल से क्वेश्चन है, आर्टिकल से क्वेश्चन है ना? आर्टिकल जो क्वेश्चन है, तो आर्टिकल के क्वेश्चन में जो होता है आपका, इसमें भरना है कि बताइए कि इसके आगे दोनों में, एक में एन होगा और ए होगा, ए होगा, ए होगा, द होगा, द होगा, ए होगा, द होगा। तो एक चीज पहली बात जान लो, जब भी टेल रहेगा तो उसके साथ ए लाते हैं, और स्पीक जब रहेगा तो द लाते हैं। इसीलिए देखते होंगे टेल अ लाई और स्पीक द ट्रूथ, याद रखिएगा। तो डिफिनेट है यहाँ पे, तो फिक्स हो गया द। अब यहाँ पे ऑनेस्ट मैन, यानी पूरी ऑनेस्ट मैन जाति का बोध करा रहा है कि जितने भी ईमानदार व्यक्ति होते हैं वो सत्य बोलते हैं। तो जब पूरी जाति का बोध कराना हो, संपूर्ण जाति का बोध कराना हो, तो हम उसके आगे क्या, द का प्रयोग करते हैं, और इसलिए हमारा आंसर सी होगा। अगर आपके दिमाग में आ गया सर एन लगाएंगे, तो एन के साथ ए ट्रूथ तो होता नहीं, सत्य, है ना, गिन भी नहीं सकते, इसलिए आर्टिकल नहीं भी लग सकता स्पीक के। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इस चीज को याद रखिएगा कि टेल के साथ ए लगाएंगे और स्पीक के साथ, है ना, द लगाएंगे, स्पीक द ट्रूथ और टेल अ लाई, ये फिक्स है फ्रेज। समझ में आ रही है बच्चों? इसलिए आंसर मेरा क्या हो गया, 17 का शी। नेक्स्ट देखें, चूज द मिसस्पेल्ड वर्ड्स द फॉलोइंग लिस्ट, है ना? इसमें कहता है, इसमें क्वेश्चन ये आसान है, ये जवाब आराम से आप लोग दे सकते हैं। इस जवाब को आपको आसानी से मिल जाएगी कि बताइए इसमें कौन सा वर्ड है जो गलत है। तो इसमें से आप ऐसे पढ़िए, हेज हो गया, ग्रैंड्योर हो गया, लीनेज, इसको पढ़िए लीनेज, LI, वंशानुगत, लीनेज LI होता है, LE नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? लीनेज जो होता है ना? तो हेज वर्ड किससे बचा? हेजिटेशन से। हेजिटेट करते हो, हिचकिचाना करते हो, है ना? हेज वर्ड जो बना वो किससे बना? हिचकिचाना। आप देखते होगे कि हिचकिचाना जो होता है हेजिंग, है ना, हेजिटेट से वर्ड से बनता है। ग्रैंडियोर जो कहते हैं कुलीन व्यक्ति को कहते हैं, उसी तरह से हो गया लीनेस। बात समझ में आ रही है?
लिनेज में जो स्पेलिंग होगी वो गलत है, LINEAGE होगा, और इसका मतलब होता है वंश। और ये तो आप जानते होंगे न्यूट्रॉन, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसलिए हमारा जो 18 का आंसर होगा वो आंसर होगा सी, क्योंकि वहाँ पे स्पेल गलत पूछ रहा है, और स्पेल होगा LINEAGE, क्योंकि इसने पूछा मिसपेल्ट वर्ड्स, यानी जिसमें कोई वर्ड कोई लेटर जो है वह मिसपेल्ट हो गया है, वही आपको इसमें बताना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, चूज द रॉन्ग प्रीफिक्स। प्रीफिक्स देखिए, मतलब जिसके पीछे, है ना, ऐसे यहाँ क्वेश्चन है तो कहता है कि जैसे देखिए यहाँ पे लगा रहा है कौन, OR, 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 ठीक है। चूज द रॉन्ग प्रीफिक्स इन गिवन वर्ड्स, है ना। तो देखिए आपके क्वेश्चन में यहाँ पे दिए हुआ था, इसमें गलती दिए हुआ था, इसमें दिए हुआ था, सब में OR लगा रहा था, सब में क्या कर रहा था, OR लगा रहा था, सब में क्या लगा रहा था, OR लगा रहा है। तो फिर देखिए OR लगा, OR लगा, OR लगा, बता पूछ रहा है कि बताइए इसमें से किस में गलत लगाया गया। तो आप देखते होंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर का में OR लगा, सही लगा, सेलर में भी OR सही लगा, नरेटर में भी OR सही लगा, लेकिन पेंटर में क्या हो गया, गलत हो गया, जो कि अभी मैंने ठीक भी किया। पेंटर ER से दिए होता है, जबकि आपके एग्जाम में जो ऑप्शन दिया हुआ था वो दिया हुआ था PAINTOR, क्या दिया हुआ था, पेंटर, OR। तो OR प्रीफिक्स जो है यहाँ पे क्या किया गया, गलत किया गया, इसलिए आपका आंसर जो होगा 19 का आंसर जो होगा वो शी आंसर होगा। समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट, कहता आइडेंटिफाई द सेंटेंस करेक्टली, है ना। तो इसमें बताना है कि बताइए कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। क्लियर है? चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, हाउ के साथ डिड, यानी ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो डिड के साथ यू लिया, लूज योर वॉच। हाउ डिड यू लूज योर वॉच, ये योर क्यों लगा, अपना यानी पोजीशन, अपने घड़ी को तुमने क्यों लूज किया, तो ये सेंटेंस सही है, ऐसे ही छोड़ दिया, तो हाउ डिड यू लूज योर वॉच हो गया। उसी तरह से विल यू बी एबल टू पे ऑफ द, है ना, लोन, ठीक है, विल यू एबल टू पे ऑफ द लोन, यहाँ पे देखोगे लोन का स्पेलिंग गलत है, आपके एग्जाम में ऐसे ही गलत दिया था, इसलिए आपका जो क्वेश्चन आंसर क्या जाएगा, ये आंसर होगा बी, कि विल यू बी एबल टू पे ऑफ द लोन, LON। उसी तरह यू कैन इंश्योर सक्सेस बाय हार्ट, आप सुनिश्चित कर सकते हैं सफलता को कड़ी मेहनत से। हाउ डिड यू लॉस योर वॉच, ये भी सही है, इसमें भी कोई सेंटेंस गलत नहीं हुआ है, इसलिए आपका 20 का जो आंसर देना होगा वो आंसर देना होगा आपका बी। क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? उसी तरह देखिए मॉडेस्ट, है ना। अब फिर सिनोनिम्स आ गया। देखिए आपके एग्जाम में सिनोनिम्स बहुत बार पूछता है, आपके एग्जाम में 2 या 3 जो होगा वो आपका सिनोनिम्स जरूर पूछेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो 2 या 3 जो आपके एग्जाम में आएगा वो आपको जरूर पूछता है, इसलिए इसे जरूर याद रखिए। साइनो पूछता है, तो देखिए मॉडेस्ट जो होता है इसका मतलब होता है विनम्र। मॉडेस्ट का मतलब जो होता है, ये 2009 के क्वेश्चन में पूछा गया था कि मॉडेस्ट का साइनोनिम्स बताएं। तो साई मतलब शर्मिला या शर्मिली भी दे सकते हो, है ना। बात समझ में आ रही है? साई मतलब जो होता है आप क्या यूज कर सकते हैं, आप बस यूज भी करते होंगे साई, है ना, तो उसमें आप यूज करते होंगे शर्मिली। नोप्स, नोप्स का मतलब होता है नया। सॉबर मतलब होता है गंभीर, और काम मतलब होता है शांत। तो डिफरेंट है। हम करा इसमें से विनम्र है तो शर्मिला की बात तो नहीं होगा, हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे, मॉडेस्ट है तो डिफिनिट है, हम उसको क्या यूज देंगे, कैम को यूज देंगे, क्योंकि इसका जो मोर अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स यहाँ जाएगा वो काम के सेंस में आएगा, शाई के रूप में नहीं आएगा, नोब्स के रूप में नहीं आएगा, सोवर के रूप में नहीं आएगा, और इसलिए 21 का डी आंसर होगा। ठीक है? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये बात समझ में आ गया कि कैसे हम लोग, ये आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, इसको आपको क्या करना होगा,
याद करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बच्चा? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइडेंटिफाई द रॉन्ग सेंटेंस। अब बताओ इसमें रॉन्ग सेंटेंस खोजना है। रॉन्ग सेंटेंस देखो, सबसे पहली बात जान लो, रॉन्ग सेंटेंस खोजना है तो देखो कि कहता है क्या कि ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट गो स्लो, है ना, धीरे चलो। हम लोग क्या गो स्लो कर सकते, स्लो, धीरे चलो। प्लीज के बाद भी हम लोग V1 और ऑब्जेक्ट ला सकते हैं, प्लीज ले डाउन, ये भी सही है। द जज सेंटेंस द मर्डरर टू बी हैंग्ड, देखो यहाँ पे छूट गया। ऐसे गलती अगर कहोगे तो फिर यहाँ गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए हैंग, फांसी पे लटकाना। और हु डू यू लव नहीं होगा कभी भी, याद रख लो। हु हमेशा क्या करता है, सब्जेक्ट को पूछता है, यानी हु में सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा। जब भी हु के साथ आएगा तो इस तरह से उसका फॉर्म आएगा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसलिए यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए था क्या, whom डू यू लव। और इसलिए पूछ रहा है रॉन्ग सेंटेंस कौन है, क्योंकि यहाँ टाइप मिस्टेक है। आपके एग्जाम में यहाँ ईडी दिया हुआ है, तो आपका क्वेश्चन का एग्जाम में ऐसा ही दिया हुआ है। और इसलिए आपका 22 का जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी। 22 का जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑब्सोलेट, फिर एंटोनिम्स में आ गया 23 में। देखो साइनो एंटो आपके एग्जाम में पूछता ही रहता है ना, ठीक है। साइनो एंटो आपके एग्जाम में पूछता ही रहेगा। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, अप्रचलित, यानी जो प्रचलन में ना हो, जो प्रचलन में ना हो उसी को हम लोग एब्सोल्यूट कहते हैं। तो देखते हैं, रेयर मतलब क्या बोलते हैं, दुर्लभ। क्लीन मतलब साफ। नोन मतलब जाना हुआ या जानते हुए। नोवेल मतलब उपन्यास। ये आपके एग्जाम में जैसे दिया वैसे दिखा गया। तो इसमें से पूछ रहा है कि बताइए तो ऑब्सोलीट का क्या होगा, एंटो, विपरार्थक। तो अप्रचलित का प्रचलित, या जन का अगर रहेगा तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, जानकारी में, यानी टू बी। अप्रचलित का प्रचलित का क्या कह सकते हैं, टू बी नॉलेजेबल, टू बी नोन कह सकते हैं। और ये एंटो पूछ रहा है, तो इन तीनों में मोर अप्रोप्रिएट एंटो मेरा कौन लग रहा है, नोन। और इसलिए इसका एंटो हम क्या देंगे, नोन देंगे। एब्सोल्यूट मतलब अप्रचलित और नोन मतलब प्रचलित, यानी नोन मतलब जानकारी जो है ना। और दुर्लभ तो सेम आ रहा है, अप्रचलित है यानी दुर्लभ है, तो ये तो इसका साइनो हो गया, ठीक है। तो इसलिए 23 का आंसर जो हो गया वो आपका सी हो गया। अब देखो यहाँ पे पूछता है, फिर पूछा है सिनोनिज्म फॉर मेलो, सिनोनिज्म फॉर मेलो। बात समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे देखो मेलो मतलब बहुत सारा चीज होता है, जैसे परिपक्व, मिलनसार भी बोल सकते हैं। तो मेलो का सानो, जेंटल मतलब क्या होगा, नेक, जेंटल है मतलब सज्जन। जेंटल का ज्यादा अच्छा दो तो सज्जन। मैच्योर मतलब भी परिपक्व, है ना। मैच्योर मतलब क्या बोल रहे हैं, मैरिच, मैच्योर, मैच्योर वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, है ना। मैच्योर वर्ड से ही आपको पता चल जाता होगा, है ना। क्या, मैच्योर वर्ड से ही आपको पता चलेगा कि परिपक्व। अब देखो मेरी, एक होता है मैरी, एक होता है मेरी। मेरी मतलब क्या होता है, प्रसन्न। और हम्बल मतलब क्या होता है, विनम्र। हम्बल मतलब विनम्र। तो कह रहा कि बताइए तो यहाँ पे कि मेलो का समानार्थक कौन होगा, तो डिफिनेट है इसका आंसर मैच्योर होगा, क्योंकि मेलो मतलब मिलनसार, परिपक्वता दोनों यूज करते हैं। और इसलिए 24 का आंसर 24 का बी आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, द स्नो विल मेल्ट, ठीक है। याद रखो एक चीज, अगर एक सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा।
तो खैर ऐसे तो देखिएगा, डे है सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ डेफिनेटिव V5 लगेगा, ऐसे भी पकड़ सकते हो। तो यहाँ पे V5 किस में लगा हुआ है? वियर्स में। इसमें किस में V5 लगा? वियर्स में। ऐसे भी होता है वियर्स ऑन, मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे चढ़ना, है ना, धीरे धीरे। तो कहता है कि बर्फ पिघलेगा जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, बर्फ पिघलता जाएगा। और इसलिए इस 25 नंबर के क्वेश्चंस का जो मेन आंसर हो गया वो आपका आंसर हो गया वियर्स ऑन। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ रही बच्चों कि वियर्स ऑन जो हो गया, है ना, बात समझ, धीरे धीरे चढ़ना या धीरे धीरे बढ़ना। अब बात आती है कि आपके सवाल आएगा कि सर सेट ऑन क्यों नहीं होगा? तो सबसे पहले तो सेट्स होता है, जो कि नहीं। दूसरा, सेट ऑन का मतलब होता है आक्रमण करना, अटैक। सेट ऑन मतलब टू अटैक का सेंस आएगा। लेकिन यहाँ तो बात आ रही है पिघलने की, तो सेंस कर रहा है कि बर्फ पिघलेगी, जैसे दिन दिन बढ़ेगा, गर्मी चढ़ेगी, बर्फ पिघलता जाएगा। तो इसलिए इसका वियर्स ऑन का ही मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना, चढ़ना। तो इसलिए द डे वियर्स ऑन, यानी दिन धीरे धीरे बढ़ रही है। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये आपके 25 क्वेश्चंस हुए जिसको मैंने सॉल्यूशन दिया। इसे जितना ज़्यादा हो सके समझिए, समझ के देखिए, इसे वीडियो ज़रूर देखिए, इसको समझिए, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करें, व्यू करें, शेयर करें। सो धन्यवाद। और ज़रूर समझिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि ताकि नेक्स्ट 2024 का एक भी क्वेश्चन आपको ना छूटे। सो थैंक यू, बाय बाय।